की तरफ यही हो सकता है। ओके जी, we have psychoanalysis to discuss today, and a few of the things we have already discussed about psychoanalysis. If anybody has a question about the last lecture, you can share it so that we may proceed. No, Is sir. that clear? Yes, sir. Okay. We have talked about id, ego, superego, consciousness, pre-consciousness, and unconsciousness. Yes, sir. Here are examples of id, ego, and superego. Id represents your desire. I want to eat chocolate. And superego is I'm on a super diet. Now ego uh, strikes a balance between id and superego, and ego eats a small bar of chocolate so that the wish is fulfilled, though partially, but you don't have to face hunger, total hunger. So eat a small bar of chocolate. That is ego that strikes a balance between id or and superego. Let me share my screen with you people. Okay. So id, I want to eat chocolate. Superego, I am on a super diet. And ego strikes a balance between id and superego, and that is eat a small bar of chocolate. There are different psychosexual stages of development of human personality. Children progress through 6 psychosexual stages during psychosexual development. A person, तो 6 वो डिफरेंट जो है वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, जिनमें से जो है वो एक बच्चा पास थ्रू करता है अडल्ट बनने तक, राइट? A person becomes fixated or stuck in a stage when a basic need is not met. तो कोई भी शख्स जो है, कोई भी बच्चा जो है, वो एक किसी भी स्टेज पर जहां पर उसकी उस स्टेज में पर जो है वो कोई ख्वाहिश जो है, उसकी नीड जो है वो पूरी नहीं होती, तो वो वहां स्टक हो जाता है. Therefore, that person will face difficulty in transiting to another stage. तो वो अगली स्टेज पर मुंतकिल होने में या अगली स्टेज पर जाने में जो है वो दुश्वारी महसूस करेगा, क्योंकि वो वहां पर ही जो है वो स्टक हो गया है, अपनी किसी जरूरत, अपनी किसी ख्वाहिश की जो है वो ना पूरा हो सकने की वजह से. ये चार्ट है डिफरेंट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, जिसमें जो है वो ऑरल स्टेज है, एनल स्टेज है, पैलिक स्टेज है, लेटेंसी स्टेज है और जेनिटल स्टेज है. Let's discuss one by one. Number 1, oral stage.
इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड लास्ट अप टू 18th months। ठीक है, तकरीबन बच्चा जो है वो 1.5 साल का जो है वो हो जाता है। ओके, माइंड वन थिंग दैट ये कोई एक साइंटिफिक रूल नहीं है कि हर बच्चे के साथ जो है वो ये ऐसे रहेगा। तो दौरानिया जो है वो रिलेटिव है, किसी के साथ ज़्यादा देर भी हो सकती है, किसी के साथ जो है वो कम भी हो सकते हैं। बाज़ बच्चे जो है वो क्विकली स्टेजेस में से पास थ्रू करते हैं, बाज़ जो है वो थोड़ा सा स्लो जो है वो मूवर होते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। मतलब लेकिन कमो बेश जो है एवरेज जो है वो टाइम वो बर्थ टू 18 months जो है वो हो सकता है। प्लेयर सेंटर्स ऑन द माउथ। ऑरल स्टेज में जो है वो आपका प्लेयर जो है वो आपके माउथ एरिया जो है वहीं पर वो सेंट्रलाइज्ड होता है। सकिंग है, बाइटिंग है, तो ये दो एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे जो है इस स्टेज में अपनी ऑरल जो है वो स्टेज पर ऑरली सेटिस्फाई होते हैं। उसमें सकिंग है, फीडर पीते हैं या कोई मदर फेड जो है वो बच्चा है तो वो अपनी मदर से जो है वो फीड लेते हैं, तो देन भी जो है वो ब्रेस्ट सकिंग करते हैं या फिर वो काटियाँ करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो a sort of player for them, an oral player। फिक्सेशन जो है स्टेज पे उसकी जो है वो कोई ना कोई फॉर्म या मैनिफेस्टेशन हो सकती है, इन द सेंस इफ द चाइल्ड इज ओवर स्टिमुलेटेड इन दिस स्टेज। if the child is overstimulated in this stage, as an adult he or she may become dependent on cigarette or alcohol, become chatterbox or derive player from acquiring possessions। अगर वो इस स्टेज पर जो है ओवर स्टिमुलेट हो गया तो हो सकता है कि जब वो अपनी अडल्ट एज को पहुंचे तो वहां पर जो है वो फिर इस जो है वो सकिंग और बाइटिंग की जो एक उसकी ओवर स्टिमुलेशन है वो फिर उसको सिगरेट की जो है वो सूरत में वो अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करे, या फिर जो है वो अल्कोहल ले, या फिर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बातें करने वाला चैटर बॉक्स जो है वो बन जाए, टॉकेटिव हो जाए, या फिर जो है वो अपनी जो ये प्लेयर है उसको बहुत सारी चीज़ें जमा करने का जो है वो शौक वो हो सकता है। तो ही इज़ एक्चुअली फिक्सेटेड एट द ऑरल स्टेज। जो बच्चे जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, एडल्ट जो हैं वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो दे आर बेसिकली स्टक इन द और द फिक्सेटेड इन द ऑरल स्टेज। एक तो सूरत ये हो सकती है। इफ द चाइल्ड इज अंडर स्टिमुलेटेड इन दिस स्टेज, अगर अंडर स्टिमुलेटेड हो तो as an adult he or she will make bitingly sarcastic remarks or be argumentative। कि अगर जो है वो अंडर स्टिमुलेटेड है तो ये मुमकिन है कि वो बहुत ही बाइटिंग किस्म की जो है वो सरकाज़म में मुब्तला हो, या उसके रिमार्क्स जो हैं वो हर चीज़ के बारे में वो दलाइल देना पसंद करता हो, आर्ग्यू करना जो है वो पसंद करता हो, और या फिर जो है वो बड़े ही आयरॉनिक और सरकास्टिक किस्म के जो है वो रिमार्क्स देता हो। इस हवाले से जो है वो उसके अपनी ऑरल प्लेयर जो है वो जो अंडर स्टिमुलेशन है उसको ग्रेटिफाई करेगा ताकि वो मुकम्मल हो सके। सेकेंड जो स्टेज है इट इज़ एनल स्टेज, और ये लास्ट करती है ऑलमोस्ट बच्चा जो है 1.5 साल से जो है वो 3 साल तक का जो होता है। तो उसमें player focuses on bowel movement, withholding and eliminating feces। ठीक है, बच्चा जो है वो अपनी एनस से जो है उसकी मूवमेंट से जो है वो प्लेयर सीख करता है। फिक्सेशन उसमें ये होती है इफ पेरेंट्स वर ओवर एम्फसाइजिंग पोटी ट्रेनिंग, बच्चों को जो है वो उस हवाले से ज़्यादा ट्रेनिंग जो है वॉशरूम जाना है, इस तरह से जाना है, ये करना है, उसमें ये करना है, ज़्यादा ओवर एम्फसाइजिंग हो रहे हो तो द चाइल्ड विल डेवलप अ रिटेंटिव कैरेक्टर। तो बच्चों में जो है वो रिटेंटिव कैरेक्टर हो जाता है, वो फिर जो है वो रिटेन करते हैं प्रोसेस को, जो है वो रिटेन करते हैं, वो उसको एलिमिनेट नहीं करते। एंड ही विल बिकम ऑब्स्टिनेट एंड स्टिंगी, और वो ज़्यादातर जो है वो एक किस्म का ज़िद्दी
पन उसके अंदर आ जाएगा, थोड़ा जो है वो मतलब ऑब्स्टिनेसी जो है उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, और बात करेंगे तो वो चिड़चिड़ापन जो है, बदतमीजी वाला जो एलिमेंट है वो उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। इफ पेरेंट्स वर नेग्लिजेंट अबाउट पोटी ट्रेनिंग, अगर वो उसके हवाले से चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपर ट्रेन नहीं करते, ओवर एम्फोसाइज, तो खैर बात की बात है। तो द चाइल्ड विल डेवलप एक्सपल्सिव ट्रेट सच एज बैड टेम्पर, तो उस बच्चे के अंदर जो है वो एक्सपल्सिव हो जाएगा, दूसरों के साथ जो है वो लड़ने झगड़ने, ठीक है, दूसरों को, उसके मिजाज में जो है ये वाले ट्रेट जो है वो डेवलप हो जाएंगे। क्रुएलिटी एंड मैसी डिसऑर्डरलीनेस, वो बिल्कुल बेतरतीबी उसकी जो है वो लाइफ में, और इस टाइप की चीज़ें जो है वो उसके मिजाज का हिस्सा बन जाएंगी, उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी। थोड़ा सख्त गिर हो जाएगा, बदमिजाज हो जाएगा, और जो है वो बेतरतीबी जो है वो डिसऑर्डिनेस जो है वो डेवलप हो जाएगी उसकी शख्सियत के अंदर। जो जिस स्टेज पे जो है वो बच्चा हो, तो उस स्टेज पे अगर चीज़ें एक नॉर्मल जो है वो लेवल से इंक्रीज करती हैं तो वो भी फिक्सेशन को कॉज करती हैं, और अगर वो लेस होती हैं तो तब भी फिक्सेशन कॉज करती हैं, और उसके नतीजे में मुख्तलिफ जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं, पर्सनैलिटी फीचर जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं बच्चों की शख्सियत के अंदर। थर्ड स्टेज इज फेलिक स्टेज, और 3 years to 6 years तक। प्लेयर जोन इज द सेक्स ऑर्गन, जेनिटल जो है दे बिकम द सोर्स और सेंटर ऑफ देयर प्ले। फिक्सेशन क्या होती है? इडिपस कॉम्प्लेक्स इन मेल्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इन फीमेल। द बॉय विल हैव द डिजायर टू पोजेस हिज मदर, माँ जो है वो बेटे के लिए ऑपोजिट सेक्स की जो है वो फर्स्ट मेंबर है, इस तरह बेटी के लिए बाप जो है वो ऑपोजिट सेक्स का फर्स्ट मेंबर है। तो दोनों में जो है वो एक पैरेलल सिचुएशन होगी। अगर बच्चे जो हैं वो इस एज के दौरान बेटा जो है वो माँ के लिए उसकी लाइकिंग जो है वो बढ़ जाती है, वो डेवलप होती है, और बेटी के लिए जो है वो बाप की, और ये अनकॉन्शियसली होता है। आई मीन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कॉन्शियसली, तो अनकॉन्शियसली जो है वो आपकी जो एक ऑपोजिट सेक्स की तरफ इंक्लिनेशन है, सेक्सुअल इंक्लिनेशन है, वो बेटे की माँ की तरफ हो जाती है और बेटी की बाप की तरफ हो जाती है। तो अगर वो कॉम्प्लेक्स जो है वो जो एक फिक्सेशन है, वो इडिपस जो है वो कॉम्प्लेक्स की सूरत में जो है वो लड़कों में डेवलप हो जाता है, और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो लड़कियों में डेवलप होता है। सो द बॉय विल हैव द डिजायर टू पोजेस हिज मदर एंड डिस्प्लेस हिज फादर, वो बाप जो है वो खुद बनना चाहेगा और माँ को पोजेस करना चाहेगा, उससे शादी करना चाहेगा, मैरी करना चाहेगा। इडिपस कॉम्प्लेक्स, आप इडिपस रेक्स जो है वो पढ़ा आपने, तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो फ्रॉइड ने वहां से जो है वो गौरव की है। एंड द गर्ल विल वांट टू पोजेस द फादर एंड रिमूव हर मदर, और राइवलरी जो है वहाँ माँ और बेटी के दरमियान आएगी, और बेटी जो है वो बाप को पोजेस करना चाहेगी, उसको मैरी करना चाहेगी। ग्रीक ड्रामा है, एस्केलस उसका राइटर है, एगामेम्नॉन, ये भी एक ट्रिलोजी है, जिस तरह इडिपस एक ट्रिलोजी है। वहाँ पे आप लोग देखते हैं इडिपस रैक्स है, फिर इडिपस क्लोनस है, फिर एंटिगनी है। इसी तरह एस्केलस का वो ड्रामा जो है एगामेम्नॉन है, और उसका जो सेकंड पार्ट है वो है इलेक्ट्रा, उसकी बेटी का नाम है। और एक्चुअली होता ये है कि जो एगामेम्नॉन होता है वो बादशाह है, और जो ट्रोजन वॉर थी वहाँ पे गए वो लोग, और ट्रोजन वॉर में वापसी जब होती है तो वो अपने साथ अपनी एक रखेल ले आता है, कॉन्क्यूबाइन जो है वो ले आता है। उसकी माँ को जाहिर है बुरा लगता है, और उसकी माँ जो है वो पर अल्टीमेटली कट द मैटर शॉर्ट अपने शौहर को कत्ल करती है कॉन्क्यूबाइन के साथ। तो बेटी जो है वो बाप का बदला लेती है, बेटी जो है वो बाप का बदला लेती है, अपनी माँ को कत्ल करती है बाप की मोहब्बत में। तो वहां से जो है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो उसकी उसकी टाम आती है। वेट अ मिनट प्लीज।
ओके, इस तरह से जो है वो सेक्सुअल डिफरेंस की वजह से उनका जो रुझान होता है, जो मिलान होता है, जो इंक्लिनेशन होती है, वो ऑपोजिट मेंबर ऑफ द फैमिली की तरफ जो है वो चली जाती है। Children whom had been fixated in this stage will develop a phallic character. फैलिक जो है वो बेसिकली, जिस तरह आप लोगों ने लास्ट रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे ए के साथ, तो वो एक सिंबल है डिफरेंस की और डिले की। फैलिक भी जो है वो इसी तरह से इट स्टैंड्स फॉर पीनस, राइट, स्टैंड्स फॉर पीनस। तो उस उन उन बच्चों के अंदर जिन जो इस स्टेज पर फिक्सेटेड हो जाते हैं, वो एक फेलिक कैरेक्टर जो है वो डेवलप कर हो जाता है उनके अंदर, सच एज रेकलेस, ठीक है, प्राउड एंड वेन। इसे मेल जो सुपीरियरिटी, फेलिक्स एक मतलब जो है वो पीनस भी लेते हैं उसे, और उससे जो है वो मेल के लिए भी जो है वो एक सिंबल है, साइन है मेल का भी, ठीक है। इसीलिए जो है वो फ्रॉइड को जो है वो उसका जो साइकोएनालिसिस है उसको ये भी कहा गया कि ये मेल सेंटर है, फीमेल को जो है वो निग्लेक्ट करता है, एंटी फेमिनिस्ट है ये भी कहा गया है इसको। तो उसके अंदर जो है वो फेलिक कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो जाता है। दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो कॉज द चाइल्ड टू बी अफ्रेड ऑफ क्लोज रिलेशनशिप एंड वीक सेक्सुअल आइडेंटिटी। और साथ ही साथ उसमें ये भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि उस बच्चे के अंदर कि वो क्लोज रिलेशनशिप नहीं बनाता किसी के साथ, उससे जो है वो एक फियर उसके अंदर डेवलप हो जाता है, और उसकी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है वो वीकर होती है एज कम्पेयर टू जो है वो नॉर्मल चिल्ड्रन जो है जो फिक्सेटेड नहीं होते स्टेज पे, उनकी निस्बत जो है। फ्रॉइड stated that fixation may be a root of homosexuality, और फ्रॉइड जो है ये कहता है कि ये जो फिक्सेशन है शायद ये होमोसेक्सुअलिटी का जो रुझान है लोगों में उसकी एक वजह हो सकता है, रूट कॉज जो है वो उसकी हो सकती है। वो अपनी हेट्रोसेक्सुअल आइडेंटिटी से जो है थोड़े से हेजिटेंट होते हैं, शाई होते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज लेटेंसी स्टेज। It starts from 6 years to 11 years until puberty। बच्चे जो है वो अपनी बलूगत की उम्र पहुंचने तक जो है ये स्टेज लास्ट करती है। 6 साल से जब वो 11 साल के जब बच्चे जो है वो अपनी इडिपल और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस से निकल जाते हैं। No fixations occur as the child's energy are focused on peer activities and personal mastery of learning and physical skills। तो इस स्टेज पे जो है वो जाके किसी किस्म की फिक्सेशन नहीं होती, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर जो उनकी एनर्जी होती है, एक्सटेंचुअल एनर्जी होती है, वो फोकस करते हैं वो अपने ग्रुप के, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ उनकी एक्टिविटीज़ में, उसमें ज़्यादा घुलना मिलना, उनके साथ खेलना और इस टाइप की एक्टिविटीज़। तो इधर जो है वो फिक्सेशन के चांसेस बहुत जो है वो लीस्ट होते हैं। और फिर वो पर्सनल उनकी जो है वो एक लर्निंग, मास्टरी ऑफ लर्निंग भी होती है, जिसमें वो फिजिकल स्किल्स भी सीखते हैं और भी चीज़ों के हवाले से जो है उनकी लर्निंग हो रही होती है। जेनिटल स्टेज जो है 12 years ऑनवर्ड्स। सेक्सुअल इंटरेस्ट इन ऑपोजिट सेक्स इंक्रीज। इस एज में जाके जो है वो ऑपोजिट सेक्स के मेंबर्स में जो है वो उनकी जो इंटरेस्ट है वो डेवलप ही नहीं होती, बल्कि वो इंक्रीज भी होती है। द चाइल्ड improve their पर्सनल आइडेंटिटीज, ठीक है, एज मेल और फीमेल, डेवलप केयरिंग फीलिंग टुवर्ड्स अदर्स, और उनमें जो है वो दूसरे लोगों के लिए जो है वो केयरिंग फीलिंग भी जो है वो डेवलप होती हैं। एस्टैब्लिश लविंग एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड प्रोग्रेस इन सक्सेसफुल करियर्स, और वो अपने एक जो है वो लविंग और सेक्सुअल रिलेशनशिप भी कायम करते हैं लोग दूसरे के साथ, और जो है वो अपनी करियर मेकिंग के हवाले से जो है उस प्रोग्रेस का भी हिस्सा बनते हैं।
फिक्सेशन जो है इस स्टेज की वो फ्रिजिडिटी है, इम्पोर्टेंस है और अनसेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप्स हैं। फ्रिजिडिटी जो है इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग कोल्ड, लैकिंग वार्मथ, ठीक है, या वो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं सेक्सुअली। अगर वो स्टेज पे जो है अगर वो डेवलप नहीं कर पाते अपने आप को, उनके अंदर जो है वो ये जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो नहीं उनके अंदर इंक्रीज होती, या फिर जो है वो पर्सनल अपनी आइडेंटिटीज के हवाले से केयरफुल नहीं होते, दूसरों के साथ जो है वो क्लोज रिलेशनशिप जो है लिविंग एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में वो डेवलप नहीं करते, और अपने करियर के हवाले से वो केयरफुल नहीं होते, इट मीन्स दे आर फिक्स्ड इन दैट स्टेज। और उसमें जो फ्रिजिडिटी है, इम्पोर्टेंस है और अनसेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप जो है वो फिर जो है उसका एक हिस्सा होते हैं, वो उसी में रहते हैं। अभी हम लोग फेलिक्स स्टेज पढ़ रहे थे, तो उसमें भी जैसे है कि कॉज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बच्चों के दरमियान वो क्लोज रिलेशनशिप से अफ्रेड होते हैं और वीकर होते हैं एट देयर सेक्सुअल आइडेंटिटी, राइट। तो जेनिटल स्टेज और जो है वो फेलिक स्टेज जो है वो इस किस्म की जो इनएबिलिटीज हैं वो बच्चों में वो डेवलप हो सकती हैं अगर वो फिक्सेशन का शिकार होते हैं वहाँ पे। So these are the important psychosexual stages, जिसमें से जो है वो एक बच्चा जो है वो गो थ्रू कर होता है, तो उसकी शख्सियत जो है वो डेवलप होती है, उसके मिजाज, उसकी शख्सियत के जो डिफरेंट फीचर जो हैं वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म जो है they are invented by the ego in an attempt to resolve the conflict between id and superego. डिफेंस मैकेनिज्म मुख्तलिफ आप इनको टैक्टिक्स कह लें, स्ट्रेटजीज कह लें, मेथड्स कह लें, जिनके थ्रू जो है ईगो, इड और सुपर ईगो के दरमियान जो है जो कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं उनके दरमियान बैलेंस स्ट्राइक करना होता है, उसको उनको अडॉप्ट करके जो है उन कॉन्फ्लिक्ट को वो लेसन करते हैं, उनकी इंटेंसिटी को या उनको रिजॉल्व करते हैं, सो दैट पर्सनैलिटी कैन ऑपरेट इन अ हेल्दी मैनर, ताकि आपकी एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी डेवलप हो सके और आप एक हेल्दी मैनर में जो है वो सोशल लाइफ के अंदर ऑपरेट कर सकें। इट डिनाई और डिस्टॉर्ट रियलिटी while operating in unconscious level। जो डिफेंस मैकेनिज्म है या तो वो डिनाई करता है या फिर डिस्टॉर्ट करता है रियलिटी को, जिस तरह से चीजें हैं जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं अनकॉन्शियस लेवल पर। इफ इट इज यूज्ड वंस अ वाइल, द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इज टू रिड्यूस स्ट्रेस। और अगर आप लोग इसको एक दफा जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप स्ट्रेस को, वो जो पेन है, पेनफुल सिचुएशन है, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। बट इफ इट इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली, लेकिन अगर ये बार बार आप यूज करेंगे, इट मीन्स द इंडिविजुअल्स आर ट्राइंग टू अवॉइड फेसिंग रियलिटी। तो इसका मतलब है कि आप रियलिटी को फेस करना चाहते से जो है वो भाग रहे हैं, स्केप चाहते हैं, आप हकीकत का सामना नहीं कर सकते। काइंडली गो थ्रू दिस स्लाइड, फिर मैं आगे चलता हूँ ताकि जो है वो ये क्लियर हो जाए।
Have you finished it? Yes, sir. Okay. Clear है? जी सर. Right. Thank you. Okay. फर्स्ट मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं. रिप्रेशन है. डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग हमेशा यूज करते हैं पेनफुल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, या स्ट्रेस को, उस पेनफुल जो स्ट्रेस है उसकी शिद्दत को कम करने के लिए. जैसे पहले जो है वो स्लाइड में था कि हम लोग अगर फ्रीक्वेंटली इसको यूज कर रहे होंगे तो फिर मतलब ये है कि हम लोग एक एस्केपिस्ट टेम्परामेंट जो है वो बन जाएगा. हम लोग रियलिटी को फेस करने के जो है वो काबिल नहीं रहेंगे. जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं आर स्टोर्ड डीप इन द सबकॉन्शियस माइंड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय द कॉन्शियस माइंड. तो आपके जो जितने भी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होंगे, चाहे वो कुछ भी हैं, किसी भी नोयत के हैं, दे आर स्टोर्ड डीप इन द सबकॉन्शियस माइंड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय द कॉन्शियस माइंड. तो कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका उस सबकॉन्शियस लेवल पे जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है. बेसिक जो है वो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसे में रहे आप. मिसाल इसकी यूं दी जा सकती है कि जैसे कोई एक्सीडेंट विक्टिम होता है, he almost nearly he dies but remembers none of the details of the accident. लेकिन उसको एक्सीडेंट क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, उसको कुछ याद नहीं होता, बिकॉज everything, every detail is buried deep in his subconscious. तो फिर जैसे जैसे रिकवर होता है उसकी मेमोरी को चेक करते हैं तो वो फिर इस तरह आहिस्ता 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 जो है ना वो वहाँ तक आता है. अदरवाइज वो जो डिटेल्स हैं, वो जो सारा एक्सपीरियंस है वो अनप्लेजेंट, वो आपकी जो है वो जो है वो सबकॉन्शियस जो है वो वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस हो जाता है डीपली. सेकंड है डिस्प्लेसमेंट. जी श्योर. डिस्क्रिप्शन जो है वो रिप्रेशन की मैंने यूं की है कि जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो किसी भी नोयत के हो सकते हैं. उसकी मिसाल एक जो है वो मैंने दी है आपको इसकी सूरत में, एक एक्सीडेंट विक्टिम की सूरत में, कि किस तरह से अगर वो उसमें से गुजरता है तो उसकी तमाम की तमाम जो एक्सीडेंट की डिटेल्स हैं, उसका जो ये एक्सपीरियंस है, वो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो स्टोर हो जाती हैं. इसी तरह से बहुत सारी जो मॉरली डिसएग्रीएबल इम्पल्सेस होती हैं या पेनफुल मेमोरीज होती हैं, ठीक है, उनको एक्टिवली प्रिवेंट किया जाता है कि वो कॉन्शियस जो अवेयरनेस है उसमें शामिल हो सके. आप इसको यूं समझ सकते हैं कि रिप्रेशन जो है वो आपकी एंजाइटी को जो है वो कॉज करती है, एंजाइटी को कॉज करती है. और इस एंजाइटी से बचने के लिए ये होती किस वक्त है, उस वक्त होती है जब कोई फॉरबिडन इंपल्स जो है, फॉरबिडन इंपल्स जो है वो थ्रेटन करता है कि वो आपके कॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाए. ठीक है, जैसे कोई बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से अब्यूज होता है, लेकिन अब उसके बाद में
हो सकता है कि उसके जो है वो इस इवेंट की कोई मेमोरी उसके पास ना रहे, लेकिन वो रिलेशनशिप्स बिल्डअप करने में, डेवलप करने में जो है वो ट्रबल फील करता हो। ठीक है, तो ये जो है वो आप इसको भी इस तरह से भी जो है वो ले सकते हैं कि जो मेमोरीज होती हैं, जो पेनफुल जो है वो मेमोरीज हैं या इस टाइप की चीजें जो है वो आपके कॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं रहते, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप कहीं जो है वो हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो मकसद उनका जो है वो अवॉइड करना होता है स्ट्रेस को, एंजाइटी को। सेकंड जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, redirecting the feelings of hostility and violent action from self to another that is less threatening from original source। आपने अपनी फीलिंग्स को जो है, हॉस्टिलिटी की फीलिंग्स हैं या वायलेंट एक्शन की जो फीलिंग्स हैं, उनको रीडायरेक्ट करना होता है फ्रॉम सेल्फ टू अनदर पर्सन, लेकिन दैट इज लेस थ्रेटनिंग फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स। जहां से वो आई हैं उसके उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते आप लोग, लेकिन वहां से हटा के जो है किसी और शख्स पे, ठीक है, जैसे वो बड़ी जो है वो पंजाबी की सादा सी मिसाल है, ठीक है, कि जो है वो बंदा गिरा जो है वो गधे से है और गुस्सा जो है उसके मालिक पे उतारे, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो एंगर्ड बाय ए नेबर्स हेटफुल कमेंट, कि किसी हमसाए के जो है वो बड़े ही नाराज कर देने वाले कमेंट से, बड़े नफरत अंगेज कमेंट से जो है वो आपको गुस्सा आ गया। अ मदर पनिश हर चाइल्ड फॉर एक्सीडेंटली स्पिलिंग हर ड्रिंक्स, तो माँ जो है वो बेटे के ऊपर उसका गुस्सा निकाले कि उसने जो है वो अपने ड्रिंक गिरा लिया है, या किसी बहाने से जो है वो उसको डांट डपट करना। लेकिन असल में गुस्सा जो है वो बच्चे की वजह से नहीं होता, असल में गुस्सा जो है वो नेबर की जो हमसायगी में जो खातून है या हमसाई जो है उसके रिमार्क्स का गुस्सा होता है, ठीक है ना। जैसे उसकी एक और मिसाल मैं यूँ कहूँ कि हमारी हायर अथॉरिटीज हमें किसी बात के लिए जो है वो डांट डपट करें, तो ऑब्वियसली ये होगा कि हम उनका वो जो गुस्सा है वो आप पे उतारेंगे, या दूसरे जो छोटे मुलाजमीन हैं उन पे उतारेंगे, ठीक है, वो बहाने से किसी ना किसी तरह से, ताकि उसका कैथारसिस हो सके। क्लियर? यस सर। हाँ जी, घर में भी इस तरह से हो सकता है, पेरेंट्स डांट दें या टीचर्स डांटें तो आप छोटे बहन भाइयों के ऊपर उसका गुस्सा निकालना, वो भी रीडायरेक्ट हो जाता है अपनी उस हॉस्टिलिटी या एंगर की जो है वो फीलिंग्स को। आप अब आप ज़ाहिर है पेरेंट्स को तो नहीं डांट सकते ना, या अपने टीचर्स को तो नहीं डांट सकते, तो आप जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर उसका जो है, क्लास फेलोज के ऊपर या अपने जो जिनसे आपको ज़्यादा कोई थ्रेट ना हो, उन लोगों के ऊपर जो है उसका गुस्सा निकालेंगे। और उसकी वजह कोई भी हो सकती है, वो वजह होना जरूरी नहीं है, बहाने से आप उसको करेंगे। थर्ड जो है वो रैशनलाइजेशन है, प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन टू मेक अनडिजायरेबल बिहेवियर अपीयर लॉजिकल, कि आप किसी जो है वो अनडिजायरेबल बिहेवियर के लिए अपनी कोई एक्सप्लेनेशन दें, कोई जस्टिफिकेशन दें, ताकि वो लॉजिकल अपीयर हो। प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, जैसे स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो जाते हैं टेस्ट में क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं किया होता इतना ज़्यादा और पढ़ा नहीं होता, लेकिन वो अपनी नाकामी का जो सेहरा है वो अपने टीचर के ट्रिकी क्वेश्चन पे बांध देते हैं, टीचर के सर बांध देते हैं। नहीं जी, सर जो है वो बड़े मुश्किल MCQs बनाते हैं, सर जो है वो उनका पेपर बहुत मुश्किल होता है, तो सारा पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो इसका हिस्सा ही नहीं था कोर्स का जो है जहाँ से पेपर बना दिया गया। तो इस किस्म के जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है, इस किस्म की जस्टिफिकेशन जो है वो दे के तो आप उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है जी? यस सर। ओके, नेक्स्ट है डिनायल। अगर किसी को किसी भी जगह पर किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो काइंडली मुझे फौरन बता दें, अपना माइक ओपन करें, आप मुझे बता दें, ठीक है। बाज़ दफ़ा मैसेज पढ़ा जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी पढ़ा जाता,
तो आप माइक ऑन करें, स्टॉप करवाएं मुझे और मुझे कहें कि जी इस पॉइंट को दोबारा जो है वो एक्सप्लेन कर दें, राइट। इसमें कोई झिझकने वाली बात नहीं है। 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा भी आपको अगर मुझे वो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो डू दैट, डोंट वरी, हिचकिचाएं नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट है डिनाइल। रियलिटी इज डिस्टॉर्टेड टू मेक इट सूट टू द इंडिविजुअल्स विशेस। आप किसी चीज की तरदीद करें और उसे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश करें या उसको कंसिडर करें। चोर कभी नहीं मानता कि वो चोर है। इसी तरह एन अल्कोहलिक फेल्स टू एक्नॉलेज दैट ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल। वो कभी इस बात के ऊपर जो है वो नहीं आएगा कि वो जो वो अल्कोहल इस्तेमाल करता है और आदी हो चुका है उसका, ठीक है। आदि मुजरम भी होते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। वो आप लोगों ने डिनाई कर रहे होते हैं बेसिकली। रिग्रेशन, रिग्रेशन जो है रिटर्निंग टू बिहेवियर पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कि आप किसी जो है वो पुरानी जो रवैये है उसकी तरफ लौट जाएं। जैसे प्रोग्रेशन होता है, इसी तरह से रिग्रेशन होता है। प्रोग्रेशन आगे बढ़ना, रिग्रेशन पीछे हटना है। तो अपने जो है वो किसी पुराना जो पुरानी स्टेज है, लेटेस्ट अर्लियर स्टेज है, जैसे आप बचपने में या लड़कपन में या जवानी में, तो आप अपनी मेच्योर स्टेज से उसकी तरफ लौट आते हैं, ठीक है। तो वो जो रिटर्निंग है ऑफ बिहेवियर है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। लूसी के जो है वो मिसाल उसकी यूं दी जा सकती है कि लूसी के पेरेंट्स जो हैं they were bitterly after Lucy's parents bitter divorce, she refused to sleep alone in her room। तो वो उनके अपने पेरेंट्स के दरमियान होने वाली डिवोर्स की वजह से वो इतनी डर गई कि वो अपने कमरे में अकेली नहीं सोती थी। एंड क्रॉलिंग इनटू बेड विद हर मदर, और अपने माँ के साथ जो है वो सोती थी। वो ये जो है वो माँ के साथ जो है वो सोना, वो बिल्कुल बच्चों का साथ जो है वो एक, वो अपनी जो अर्लियर स्टेज है उसकी तरफ लौट आती है। ठीक है जी, यस सर। राइट। मैं एक मिसाल वहां पे दी हुई है आपको समझाने के लिए, जब आप लोग और भी एग्जांपल जो है इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन है नेक्स्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म है। थिंकिंग और बिहेविंग इन अ वे दैट इज द एक्सट्रीम ऑपोजिट टू दोज दैट आर ऑफ रियल इंटेंशन। कि आप अपने जो आपकी इंटेंशंस हो, जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कि आप बिल्कुल उसको अपोजिट, मसलन आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बहुत ही पोलाइटली बिहेव करें, ठीक है। जैसे बाज दफा किसी को डांट डपट पड़ती है टीचर से, फॉर एग्जांपल क्लास में, तो टीचर का मुंह जरा उधर होता है तो किसी दूसरे बंदे की वजह से, तो दूसरा बंदा जो उसको चिढ़ा रहा होता है, लेकिन वैसे जो है वो बड़ा पोलाइटली जो है वो उन चीज़ों को देख रहा होता है। जी अभी मैसेज किया था किसी ने, डार्क को क्या हो गया? Should I change the design? जी बोल के बता दीजिए प्लीज। मैंने ये कहा है कि जो आप डार्क बैकग्राउंड पे जो लिखा हुआ होता है ना सर, ये नजर नहीं आता जब हम इसे प्रिंट आउट करवाते हैं तो। अच्छा, मतलब वो जो असाइनमेंट है उसका उसका पता नहीं चल रहा आपको? ओके, let me check it please. असल में वो चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से जो है वो मुझे इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा इसी तरह से।
ओके, आप आपके साथ मैंने शेयर कर दिया हुआ इसको GCR में, तो आप वहां से आप इसको देखेंगे तो मजीद जो है वो आपको समझ आ जाएगी। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा उसको, उसका डिजाइन चेंज नहीं हो रहा, वरना मैं उसको कर देता अभी भी। सर वो कह रही है कि ये जो मतलब के बैकग्राउंड पे आप कलर करते हैं ना, जैसे रेड और ब्लैक, तो जब हम प्रिंट निकलवाते हैं ना तो ये क्लियर नहीं आते, प्रिंट इसका ब्लैक आता है, वो हमें नजर नहीं आता, वो ये कह रही है। मैं GCR में मैंने कहा कि मैंने शेयर कर दी है ओरिजिनल, ये आप वहां से इसका डिजाइन चेंज कर लीजिएगा। जब आपने इसको प्रिंट निकलवाना हो तो आप इसको वहां से चेंज कर लें इसका बैकग्राउंड। सर जब प्रिंट निकलवाते हैं सर जी उन्हें कहें कि बैकग्राउंड खत्म कर दें, वो खत्म करके निकाल देते हैं। हाँ, वहाँ इस तरह से भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। उनसे कह दें कि जी बैकग्राउंड खत्म कर दें इसका, जी सर, वो व्हाइट हो जाएगा और आपके पास जो राइटिंग है वो ब्लैक आ जाएगी। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। मोस्टली प्रिंट करवाने जाते हैं वो खुद ही बैकग्राउंड जो है ना उसका वो उड़ा देते हैं, वो ब्लैक ही होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसा हो तो आप उनको बता सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं। ओके ओके सर। आज क्लास जो है वो डबल क्लास है हमारी। क्लास हमारी जो है वो कंसेक्टिव 2 क्लासेस हैं आज हमारी, या सिंगल क्लास है? जी सर, आई थिंक 2 क्लासेस हैं। ओके, चलो फिर तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर। रिएक्शन फॉर्मेशन की बात मैं कर रहा था, तो उसमें जो है वो ये है कि आप जिस तरह से आपकी इंटेंशन हो, आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो बिहेवियर जो है वो आपका वो रिएक्शन फॉर्मेशन का डिफेंस मैकेनिज्म होगा। जैसे वुमन हु लव्स एन अनऑब्टेनेबल मैन, एक ऐसे शख्स से मोहब्बत हो जाती है किसी औरत को जो जिसको वो अचीव नहीं कर सकती, जिसके साथ वो मतलब उसके साथ वो शादी नहीं कर सकती, तो वो इस तरह से बिहेव करे जैसे वो उस आदमी से नफरत करती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अगर प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा है, हैव यू स्टडीड दैट? नो सर। अच्छा, आप लोगों ने एमा पढ़ा हुआ है? यस सर। यस, बट स्टिल देयर मे बी सम सिचुएशंस जो है वो वहाँ पे आपने देखी हो, तो जैसे एमा की अपनी सिचुएशन है, तो सर नाइटली के हवाले से जो है तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कोई भी बंदा अनअटेबल है, लेकिन उसकी जो एक फीलिंग ऑफ लव है टुवर्ड्स नाइटली, और नाइटली का जो है वो, हालांकि वो उससे मोहब्बत करता है और वो चाहता है, लेकिन वो अपनी जो उससे इनडिफरेंस है वो शो करता है, जैसे उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है एमा के अंदर, और एंड में हमें ये पता चलता है कि वो उससे मोहब्बत कर रहा होता है। इस किस्म के जो है वो मतलब वहाँ पे नजर आते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी जो है वो जेन ऑस्टिन का ही नॉवल है, उसमें भी वो इस तरह से इक्का दुक्का जगह पे जो है वो डार्सी और एलिजबेथ जो प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरो हीरोइन हैं नॉवल के, तो उनमें भी जो है वो चूंकि वो प्राउड भी होते हैं और प्रेजुडिस भी होते हैं, दोनों के दोनों, तो वो एक दूसरे के साथ इस किस्म की जो है वो रिएक्शन फॉर्मेशन के थ्रू वो चीज़ों को कर रहे होते हैं। मतलब एक जगह पे जो है वो डार्सी कह रहा होता है कि जो एलिजबेथ है वो इतनी हैंडसम नहीं है कि वो उसको टेम्प्ट कर सके कि उसके साथ वो डांस करे, लेकिन जो है वो अगले ही मुलाकात में जो है वो उसकी आंखों का असीर हो जाता है। ठीक है ना, तो लेकिन वो ये इस चीज़ को जो है वो शो करता रहता है जैसे उसके साथ मोहब्बत नहीं है। इस तरह एलिजबेथ जो है तो वो भी डार्सी के हवाले से जो है वो थोड़ी मतलब एक सॉफ्ट फीलिंग रखती है, बट वो कॉन्स्टेंटली जो है उसको अपनी हेटरेड शो करती है, जैसे उससे नफरत करती है या उसको उसके साथ जो है वो रिलेशनशिप रखना नहीं चाहती हो, समथिंग लाइक दैट। तो वो अंगूर खट्टे हैं वाली मिसाल आप लोगों को ज़्यादा जो है वो आसान है समझने के लिए, तो ये भी उसको भी दे सकते हैं कि आप अचीव नहीं कर सकते उसको, लेकिन आप कहें कि जी मैं इसको मैं चाहता ही नहीं था, मतलब आप करें और डॉक्टर ना बन सकें या इंजीनियर ना बन सकें, अरे मुझे तो ये पेशा पसंद ही नहीं, बट एक्चुअली जो है वो ये था कि आप उसको अचीव नहीं कर सके थे, आप मेरिट अचीव नहीं कर सके, या आप उसको डॉक्टर बन नहीं सके या जो है वो इंजीनियर बन नहीं सके, तो समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्शन है, द एट्रीब्यूशन ऑफ वन्स अनएक्सेप्टेबल अर्जेस और क्वालिटीज टू अदर्स, कि आप अपनी जो अनएक्सेप्टेबल जो भी अर्जेस हैं, आपके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं,
या क्वालिटीज़ हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं माशरती तौर पर जो है वो तो उनको दूसरों के सर डाल देना। जैसे कोई शख्स जो है वो बहुत ही ख़राब मूड हो उसका, तो वो फैमिली को जो है वो एक्यूज करे इसके लिए कि जो है वो सारे ख़ानदान वाले उसके साथ बड़ा सख्त बर्ताव करते हैं। इस किस्म की जो है वो प्रोजेक्शन जो है वो आप लोग देते हैं। हालांकि मूड आपका अपना ख़राब है, किसी भी वजह से है, लेकिन आप बाकी लोगों को उसका इल्ज़ाम दें, मूड इल्ज़ाम ठहराएं उसके लिए कि वो उनके उसके साथ सख्ती बरतते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये जो है वो आपकी प्रोजेक्शन की टेक्निक है, किस तरह से आप प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा जो है वो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा चीज़ों को। जी, अब हम लोग जो है वो बात करते हैं साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म के हवाले से। अभी हम लोगों ने सिर्फ साइको एनालिसिस को पढ़ा कि होता क्या है, किस तरह से बच्चा जो है वो डेवलप होता है, शख्सियत कैसे डेवलप होती है, ये सारे मामला। अब हम लोग जब साइको एनालिसिस को एज अ जो है वो क्रिटिसिज्म के तौर पर देखें, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म को, फ्रॉइडियन साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म को, और उसमें फिर लकान का भी जो है वो आता है, तो किस तरह से टेक्स्ट में से हम लोग जो है वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, कैरेक्टर्स के हवाले से, सीन्स के हवाले से, सिचुएशंस के हवाले से, सिंबल्स जो है वो यूज़ करते हैं राइटर, तो उनके हवाले से वो डिफरेंट, उसके पीछे जो है वो मोटिव्स क्या होते हैं, हिडन मोटिव्स क्या हैं, वो हम लोग जो है वो देखते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू पीपल। यस, अगर किसी का कनेक्शन लॉस्ट हो जाए तो वो दोबारा रीजॉइन कर ले प्लीज। जी, psychoanalysis is not only a theory of the human mind but a practice for curing those who are considered mentally ill or disturbed। साइकोएनालिसिस जो है वो महज एक थ्योरी नहीं है ह्यूमन माइंड की, बट जो है वो एक प्रैक्टिस है। इट हैज इट्स थेरापौटिक इम्पैक्ट ऑल्सो। इसकी एक थेरापौटिक जो है वो वैल्यू भी है। हम लोग से ट्रीटमेंट किया जाता है उन लोगों को जिनको ये मेंटली इल या मेंटली डिस्टर्ब जो है वो समझा जाता है। फ्रॉइडियन जो साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म है, द अनकॉन्शियस इज द रिपोजिटरी ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, अनएडमिटेड डिजायर्स, फियर्स, लिबिडिनल ड्राइव्स, लिबिडिनल से मतलब सेक्सुअल ड्राइव्स जो हैं, unresolved conflicts, etc. And this unconscious comes into being at an early age through the expunging of these unhappy psychic events from the consciousness, a process which Freud terms repression। ठीक है कि आपके जितने भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, बुरे तजुर्बात हैं, इमोशंस हैं जो अनरिस्पॉन्सिव रह गए या अनएडमिटेड डिज़ायर्स हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, फियर्स हैं, इस तरह से सेक्सुअल ड्राइव्स हैं जो ग्रेटिफाई नहीं हुई, या अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सब के सब जो है वो आपके अनकॉन्शियस को वजूद में लेके आते हैं। पहले तो जो सेंस ऑफ लॉस है, ठीक है, और वो सेंस ऑफ लॉस कहाँ आता है? जब आप लोग अपने जो है वो इडिपल स्टेज पर होते हैं या इलेक्ट्रा जो है वो कॉम्प्लेक्स स्टेज पे होते हैं, कि जब आपको इस बात का इदराक होता है कि सोसाइटी कभी जो है आपको अपोजिट सेक्स के बंदे को जो है वो ऑक्यूपाई करने की, उससे जो है वो मैरी करने की जो है वो इजाज़त नहीं देगी, सो यू हैव टू क्विट। लिहाजा बेटा जो होता है वो बाप को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि वो उसको डिफीट नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको ज्वाइन कर लेता है। इस तरह बेटी जो है तो उसमें जो है वो बाप को पोजेस करने की जो ख्वाहिश है वो चेंज हो जाती है एक बेबी की डिज़ायर के अंदर। तो वहाँ से जो है वो आपका सेंस जो है वो ऑफ लॉस जो है वो स्टार्ट होता है और अनकॉन्शियस जो है वो आपका डेवलप होता है। और फिर जितनी भी जो इस किस्म की यूँ समझें कि नामुकम्मल आपकी ख्वाहिशात हैं या तजर्बात हैं या जज्बात हैं, खौफ हैं,
कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सब के सब उस अनकॉन्शियसनेस का हिस्सा बनते चले जाते हैं। ये सब जो है वो अनहैप्पी साइकिक इवेंट्स हैं जो कॉन्शियसनेस से आते हैं अनकॉन्शियसनेस की तरफ। इसको फ्रॉइड जो है वो कहता है रिप्रेशन। रिप्रेशन की बात हम लोगों ने पहले भी की। रिप्रेशन डज नॉट एलिमिनेट आवर फियर, agonies and drives, but it gives them force by making them the organizers of our current experience. तो वो जो रिप्रेशन है वो इन फियर्स को, एगनीज को, ड्राइव्स को जो वहाँ आपके अनकॉन्शियस का हिस्सा है उनको वहाँ से निकालता नहीं है, एलिमिनेट नहीं होता। रादर जो है ये हमें एक फोर्स देता है कि हम लोग जो है वो अपने जो है वो ऑर्गेनाइज करें उन जो है वो फियर्स को, एगनीज को, ड्राइव्स को अपने करंट एक्सपीरियंस के साथ, अपने करंट एक्सपीरियंस के जो हमारे उसके थ्रू जो है हम लोग इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी जो है वो डिफेंस ही का एक जो है वो मैकेनिज्म है। Let me brief about sublimation. ये एक तरफ तो ये है कि किसी भी सॉलिड चीज का बगैर लिक्विड हुए गैसियस स्टेट के अंदर चले जाना वो सब्लिमेशन होता है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर जो है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर यूज होता है और ये अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल डिफेंस है जो एंजाइटी को रिड्यूस करता है। और वो एंजाइटी कहाँ से आती है? आपके अनएक्सेप्टेबल अर्जेस से, हार्मफुल स्टिमुली से, ठीक है। और फ्रॉइड जो है उसको अपने साइकोएनालिटिकल थ्योरी के अंदर इस्तेमाल करता है और उसके 3 जो है वो कंपोनेंट्स हैं, हम लोग ऑलरेडी जिनको जो है वो पर्सनैलिटी के हवाले से देख चुके हैं। इड है, ईगो है या सुपर ईगो है। ये बिहेवियरल जो साइंस है। तो आप इसमें ये करते ये हैं कि जो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं या एक्शंस हैं या इमोशंस हैं या इम्पल्सेस हैं, तो आप उनको जो है वो बेसिकली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स के अंदर, एक्सेप्टेबल जो है वो रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं, उसको सब्लिमेट कर देते हैं। तो आपकी इनिशियल, जैसे आप लोग के अंदर एग्रेशन का जो है उसको आप लोग बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं। तो बच्चे बजाय जो है वो कोई एग्रेशन, लड़ाई झगड़े करने या कोई गलत किस्म के जो काम करने की बजाय उनकी एनर्जी उधर सरफ होनी शुरू हो जाती है। दैट इज सब्लिमेशन। So through a similar process called sublimation, the repressed material is promoted into something more grand or is disguised as something noble. तो आप उसको जो अनएक्सेप्टेबल था उसको एक्सेप्टेबल की सूरत में जो है वो तब्दील कर देते हैं सब्लिमेशन में। We cope with desires we cannot fulfill is by sublimating them, by which Freud means directing them towards a more socially valued end. We cope with desires we cannot fulfill is by sublimating them, by which Freud means directing them towards a more socially valued end. ये पिछली बात ही की जो है वो एक दूसरे लफ्जों में अक्कासी है। The place to which we relegate the desires we are unable to fulfill is known as the unconscious. वो जगह जहाँ पर जो है वो हम अपनी इन ख्वाहिशात को, जिनको हम लोग रेलीगेट नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते, उसके लिए जो है वो ज़ाहिर है वो अनएक्सेप्टेबल हैं, तो उस रिपोजिटरी को, उस जगह को जो है वो कहाँ चली जाती है? अनकॉन्शियसनेस के अंदर। So the small baby will suck its mother's breast for milk, but will discover in doing so that his biologically essential activity is also pleasurable. And this, for Freud, is the first dawning of sexuality. ठीक है, तो उसके लिए जो है
ये एक किस्म का जो है वो स्टार्ट होगा जहाँ से वो अपनी एक सेक्सुअलिटी को आइडेंटिफाई करेगा। लिबिडिनल डायमेंशन जो है वो सेक्सुअलिटी हैज़ बीन बॉर्न। लिबिडिनल डायमेंशन उसकी क्या है कि आपकी सेक्सुअलिटी जो है वो स्टार्ट हो गई है। अभी हम लोग डिफरेंट जो है वो उसकी देखी हैं स्टेजेस जो है जहाँ से हम लोग उसको निकल के आते हैं। ये सारा कुछ जो है हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। जस्ट वेट करिएगा, अजान आ रही है, उसके बाद फिर मैं बात करते हैं हम लोग। थैंक यू। ओके जी, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट जो है वो जो पॉइंट है वो है ड्रीम्स के हवाले से। ड्रीम वर्क क्या है, ड्रीम्स क्या होते हैं? ड्रीम बेसिकली जो है यू समझ लें कि हमारे लिए एक मीन्स है टू एक्सेस आवर अनकॉन्शियस माइंड। जिस तक जो है वो हमारी डायरेक्ट रिसाइड नहीं होती, तो हम लोग उसको इनडायरेक्टली एक्सेस करते हैं थ्रू ड्रीम्स या अदर मीन्स हैं, जिसमें हमारी जो है वो एक स्लिप ऑफ टंग भी जो है वो बता देती है। जैसे हम बंदे जो है वो अनकॉन्शियसली को बात मुँह से निकल जाए, हम कहते हैं कि बाद में आप उसकी जस्टिफिकेशन भी दें, तो हम कहते हैं कि नहीं वो जो आपने वो पहले कहा था ना वो आपकी बात सही है, असल में तो आपकी इंटेंशन वो है, ये नहीं है जो अब आप लोग सफाइयाँ दे रहे हैं, जो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। तो ड्रीम्स प्रोवाइड आवर मेन बट नॉट आवर ओनली एक्सेस टू द अनकॉन्शियस। तो सिर्फ एक ये है, मेन है जो सोर्स है एक्सेस का टू अनकॉन्शियस, लेकिन बाहर नहीं है, इसके अलावा भी सोर्सेज हैं। There are also what Freud calls parapraxis, uncountable slips of the tongue, failure of memory, bunglings, misreadings, and mislayings, which can be traced to unconscious wishes and intentions. तो दरअसल हम लोग कैरेक्टर्स को जब नॉवल के अंदर, ड्रामे के अंदर या पोइट्री के अंदर जो है वो देखते हैं, तो हम लोग उनकी इन चीज़ों को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, इनको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है वो जो मिसिंग लिंक्स होते हैं उनको जो गैप्स हैं उनको फिल करके जो है वो मानी अखज़ करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द अनकॉन्शियस इज ऑल्सो बिट्रेड इन जोक्स। बाज़ दफ़ा जो है वो आप मजाक करते हैं किसी किस्म का जो है वो दूसरों के साथ, तो वो भी आपके अनकॉन्शियस को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है।
वो भी उसको बिट्रे कर जाता है, उसमें भी आपकी अनकॉन्शियस इंटेंशंस वगैरह जो है वो शो होती हैं कि आप क्या चाहते हैं। बाद में आपने हम लोग ये कह देते हैं कि जी वो मैंने तो ऐसे मजाक किया था, बट दैट मे बी योर अनकॉन्शियस इंटेंशंस, which for Freud have a largely libidinal, anxious और aggressive content। तो मजाक में जो है वो आपका या तो लिबिडिनल या फिर कोई एंजाइटी वाला जो है एंशियस, या फिर जो है वो अग्रेसिव कंटेंट मौजूद होता है। हम लोगों के मजाक को इस तरह से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि किस चीज़ के ऊपर जो है वो बेस कर रहा था उनका जो है वो जो भी जोक उन्होंने किया। A well-known example of this is the Freudian slip, which Freud himself called the parapraxy, whereby repressed material in the unconscious finds an outlet through such everyday phenomena as slips of the tongue, pen, or unintended actions। क्या तो करने को वो मतलब इंटेंशन नहीं होती, बट वो अनइंटेंशनली हो जाता है आपसे। उसकी वजह ये हो, जैसे आप लोग कहीं मिसरीडिंग कर रहे हो, पढ़ना कुछ हो, लेकिन आप जो आपके दिमाग में हो, जो आपके अनकॉन्शियस में हो, तो आप वो पढ़ दें, लेकिन वहां पे ना लिखा हुआ हो। बाद दफा ऐसे भी हो जाता है। इसी तरह बोलते बोलते आप अनकॉन्शियसली कोई बात आपसे आपके मुंह से ऐसे निकल जाए, ठीक है, कोई लफ्ज, कोई फ्रेज, कोई सेंटेंस जो आपके अनकॉन्शियस तक जो है वो रिसाइज के उसके पीछे मोटिव ये हो सकता है। Thus, for psychoanalysis, the unconscious is not passive reservoir of natural neutral data. Rather, it is a dynamic entity that engages us at the deepest level of our being. जो मतलब हमारी जो बीइंग है उसके डीपेस्ट लेवल तक जो है वो हमें रसाई जो है वो देता है, और हम लोग जो है वो लोगों के जो हिडन मोटिव्स होते हैं, उनके डीपर एम्स होते हैं, जो वैसे नज़र नहीं आते या वो शो नहीं करते, तो उनकी लैंग्वेज को, उनके एक्शंस को हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फलां का अगर ये एक्शन था, फलां का ये तासरात थे, फलां के ये फेशियल एक्सप्रेशन थे, तो उसके इंटेंशंस क्या हो सकते हैं, उसके पीछे हिडन मोटिव क्या हो सकते हैं। फ्राइडियन स्लिप जो है पैराप्रेक्सिस एरर इन स्पीच है बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ अनकॉन्शियस रिप्रेस्ड और हिडन डिजायर और कॉन्फ्लिक्ट गाइडेड बाय द सुपर ईगो एंड द रूल्स ऑफ करेक्ट बिहेवियर। तो वो आपस में जो है वो आपकी सुपर ईगो को या आपके जो है वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर के साथ वो इंटरमिंगल हो जाता है, इंटरफेयर करता है, और बजाय आपने एक्सेप्टेबल बिहेवियर आपके मुंह से वो बात निकल जाती है। मॉडर्न साइको एनालिटिक थियरी जो है might explain this as simple misreading or mishearings। जैसे हम लोग अगला बंदा कुछ कह रहे लेकिन हम लोग सुनते वो हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम कहते वो हैं जो हम कहना चाहते हैं। इस किस्म की जो मिस हियरिंग है या मिस रीडिंग्स हैं, वो भी जो है इसका एक हमें लीड कर सकती है कि हम लोगों के जो हिडन मोटिव्स हैं, उनकी हिडन इंटेंशंस हैं, उनको जो है वो जान सके, लोगों के रवैयों को, उनके तासरात को, उनके कमेंट्स को, उनके एक्शंस के थ्रू हम लोग उनका एनालिसिस कर सकते हैं। दैट इज साइको एनालिसिस। और कैरेक्टर्स के एनालिसिस के थ्रू आप लोग जो है वो राइटर का जो है वो उसका भी साइको एनालिसिस कर सकते होते हैं। Let me share with you framework of
जी, साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म बेसिकली है क्या? ये अगर उसकी ब्रॉड सी डेफिनेशन की जाए तो ये इंटरप्रिटेशन है लिटरेचर की based on theories of psychoanalytic thinkers, specifically a lot of Freudian theories. तो लिटरेचर को जो है वो हम लोग इन साइको एनालिसिस की जो 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 साइकोलॉजी की थेरीज हैं और साइकोएनालिटिकल थिंकर्स जो हैं उनकी थेरीज जो हैं उनकी बेसिस पर जो हम लोग इंटरप्रेट करेंगे लिटरेचर को, दैट इज साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म। बेसिकली जो है ये 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ और इन मेथड, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रेडिशन ऑफ साइकोएनालिसिस बिगन बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरीज हैं वो ज़्यादा उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है इसको, उसके ऊपर ये बेस करती हैं। इस तरह से रोमांटिक पीरियड जो है इट वाज बिलीव दैट द डिटेल्स एंड द फॉर्म ऑफ लिटरेचर आर रिलेटेड विद इट्स ऑथर्स डिस्टिंक्टिव माइंड, कि ज़्यादातर जो है वो ऑथर का जो माइंड होता है वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव और यूनिक किस्म का होता है, तो लिटरेचर को जो है वो उसी के साथ जो है वो लिंक किया जाता था। 3 किस्म की जो है वो प्रैक्टिसेस थी। वन, रेफरेंस टू ऑथर्स पर्सनैलिटी इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट और एक्सप्लेन अ लिटरेरी वर्क। कोई भी लिटरेरी वर्क है तो आपने अगर उसको एक्सप्लेन करना है तो आपको राइटर की पर्सनैलिटी जो है, ऑथर की पर्सनैलिटी जो है उसको जो है वो इंटरप्रेट करना पड़ता था, उसके रेफरेंस से इंटरप्रेट करते थे कि राइटर क्या बताना चाह रहा है, राइटर का मकसद ये है, राइटर का मतलब ये है, मैसेज ये है। रेफरेंस टू लिटरेरी वर्क्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश बायोग्राफिकली पर्सनैलिटी ऑफ द ऑथर। तो हम लोग जो है वो राइटर की जब तक बायोग्राफी नहीं पढ़ते थे, उसकी बायोग्राफिकल डिटेल नहीं पढ़ते थे, तब तक जो है वो वर्क को समझना जो है वो मुश्किल समझा जाता था। सो रीडिंग ऑफ लिटरेरी वर्क्स इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस डिस्टिंक्टिव सब्जेक्टिविटी और कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स ओन ऑथर। तो वो बेसिकली है जो है वो वर्क्स होते थे उसको समझा जाता था कि वो एक सोर्स है, राइटर की जो अपनी सब्जेक्टिविटी है या उसकी कॉन्शियसनेस है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको जानने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है तो उसको इंटरप्रेट करते हैं तो हम लोग वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को भी पढ़ते हैं, वो कहाँ रहता था, कैसे जो है वो उसने चीज़ों को परसीव किया नेचर के हवाले से, और ये सारी बातें जो है ये 3 प्रैक्टिस जो थी जो सेंटर्ड ऑन द ऑथर ऑफ द लिटरेचर और लिटरेरी टेक्स्ट। तो साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म बेसिकली जो है वो इट वाज बिल्ड ऑन फ्रॉइडियन थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। फ्रॉइड began his psychoanalytical work in the 1880s while attempting to treat behavioral disorders in his Viennese patients। उसने कोई इसको स्पेशली जो है वो लिटरेचर के लिए नहीं किया, बल्कि वो तो अपने जो पेशेंट्स थे उनके साथ जो है उनको एक इलाज की सहूलियत, जो उनके बिहेवियर के अंदर थोड़े से मसाइल, जो डिसऑर्डर्स थे, उनको जो है वो ट्रीट करने के दौरान जो उसके ऑब्जर्वेशन थे उनको जो है वो अपनी थ्योरीज की सूरत में उसने प्रेजेंट किया। He dubbed the disorders hysteria and began treating them by listening to his patients talk through their problems। तो वो हिस्टीरिया के जो पेशेंट्स थे खास तौर पे, तो वो उनको इस तरह से ट्रीट करता था कि वो उनकी टॉक सुनता था, उनके प्रॉब्लम्स सुनता था, उनके साथ जो है वो निगोशिएट करता, उनके साथ डायलॉग करता, और उससे जो है वो चीज़ें उसके जिस तरह से वो मसाइल होते उनके होते, तो फिर उनकी जब वो कह देते उसको, तो फिर एक किस्म का उनका जो है वो ट्रीटमेंट भी जो है वो हो जाता है। So based on this work, Freud asserted that people's behavior is affected by their unconscious। तो वहाँ से उसने जो नतीजा अखज़ किया वो यही था कि जो इंसान का बिहेवियर है वो दरअसल उसके अनकॉन्शियस की वजह से जो है वो इफेक्ट होता है, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। The notion that human beings are motivated, even driven by desires, fears, needs and conflicts of which they are unaware। और ये नोशन जो है वो मतलब बिलीफ की सूरत में बन गया कि इंसान जो हैं वो मोटिवेट होते हैं, बल्कि उनको ड्राइव करती हैं उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो खौफ हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके अंदर। ठीक है, और उनसे उनको आगाही भी नहीं होती, लेकिन वो उनकी पर्सनैलिटी को जो है वो चला रही होती है ओवरऑल, उसके इम्पैक्ट के ज़रिए से। काफ़ी है जी यहाँ तक।
Yes, sir. Yes, sir. I've already shared these PDFs in the GCR, so kindly go through these PDFs मटेरियल जो भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, और उसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जहाँ मसाइल हों, आपको कोई मुश्किल पेश आए तो डू कंसल्ट मी, आई वुड आंसर योर क्वेश्चंस। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो 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 डिफिकल्टीज आएंगी इस सिलसिले में, उनको इंशाल्लाह जो कोशिश करेंगे कि रिमूव करें। ठीक है जी। Thank you very much, ladies and gentlemen, for your kind patience and your presence. See you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Sir, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.